I hope everybody is doing great and everybody is doing well. Further, welcome to this YouTube video. देखो, इससे पहले ना ऑलरेडी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगी, पर उससे पहले लेट्स डिस्कस कि हमने इससे पहले क्या कर रखा है. सो वी हैव कंप्लीटेड द वन शॉट वीडियो ऑफ इन्वायरमेंट. मैं आपको उसका थंबनेल लगा के दिखा दूंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा. यू कैन गो थ्रू. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द इन्वायरमेंट पार्ट वन शॉट वीडियो फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एंड आई गारंटी कि वो वन शॉट वीडियो अगर आपने देख ली है या देखी है तो भैया उससे ऊपर कुछ नहीं आएगा. उसी को रिवाइज करो तो एक बार, दो बार, तीन बार. इट एटलीस्ट ट्राई टू रिवाइज दैट अ पर्टिकुलर नोट्स ट्वेंस. ठीक है, प्लीज़ नोट्स पे भागने की ज़रूरत नहीं है. और उसके अलावा अगर आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए कि लास्ट 1 मंथ बच रहे हैं बट ईदर यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर सिलेबस ऑफ एनी सब्जेक्ट्स, इवन यू आर अफ्रेटेड अबाउट कि यार मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत मतलब डरा डरा सा लग रहा है, वो वीडियो देख लो, समझ लो व्हाट आई एम गोइंग टू से, व्हाट आई आस्क, और प्लीज़ उसके बारे में सोचो. तो डेफिनेटली फिर आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो. अब जाकर के देख लो, दोनों वीडियो मैंने लिंक में डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाओ देखो. अब देखने के बाद अगर ऑलरेडी बच्चे यहाँ पर आ गए तो देखो, इस वीडियो में ना हम लोग पॉलिटिकल साइंस प्लस इंटरनेशनल रिलेशन PSIR कंप्लीट करेंगे. एंड डेफिनेटली दिस वीडियो विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, तो एक में हम पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह जो थोड़ी बहुत प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ ली जाती है, और इंटरनेशनल रिलेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम जो है पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. पॉलिटिकल साइंस इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में कम्प्लीटली जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन, इसकी हिस्टोरिकल रिवीजन क्या रही थी, ये सब. और देखो, एग्ज़ाम के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहाँ से पॉइंट्स आते हैं, क्लियर हो जाते हैं. और देखो, हम लोग का एक टारगेट है, हम लोग एक टारगेट लेकर के चलते हैं. मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको टारगेट कहाँ तक पसंद आया. ठीक है, और हाँ, साथ में आप लोग हो या नहीं बताओ. जैसे ये मंथ एंड होने वाला है, ठीक है, टुडे इज़ द 29 मार्च, तो हम 10 अप्रैल से पहले सो सॉरी, यस माई कैमरा वॉज ब्रोकन. इस 10 अप्रैल से पहले हम लोग अपने एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि अपन 10 अप्रैल से पहले कंप्लीट सिलेबस जो भी होता है आपका मेन सब्जेक्ट, जैसे आपका इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, दीज आर द 5 मेन सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स. तो हमें इनकी रिवीजन ना कम्प्लीटली कर लेनी है, एटलीस्ट 2 बार. ठीक है, 2 बार रिवीजन इनकी कम्प्लीटली करनी है 10 अप्रैल से पहले. उसके बाद सिर्फ अपने पास जो बचेंगे वो 25 दिन बचेंगे. टारगेट रख के चलो माइंड में. ठीक है, 25 दिन बचेंगे. उस 25 दिन में फिर अपने को पूरा का पूरा ध्यान जो देना है वो देना है PYQ पे. तो फिर जब 10 अप्रैल तक तो ये अपने को टारगेट कंप्लीट करना है. एनी हाउ मैं तो करूँगी, मैं अपने टारगेट्स पे कंप्लीट करूँगी, पर आपके अंदर देखना है हाउ मच गट्स यू हैव एंड हाउ विल यू परफॉर्म, देखना ये है. ठीक है, देखना ये है कि उस सेलेक्टिव लोगों में कौन कौन जा पाता है जिसके अंदर गट्स है ही नहीं, तो वही लोग यहाँ पे आ पाएंगे. तो अब 6 अप्रैल 10 अप्रैल तक का तो टारगेट अपना फिक्स है. उसके बाद 10 अप्रैल के बाद जो अपने पास 20-25 डेज बचेंगे, सो वी विल बी एक्सप्लोर अबाउट ऑल द PYQs स्ट्रेटेजी. वी विल बी सॉल्व द सेक्शनल टेस्ट अलॉन्ग विद द फुल लेंथ टेस्ट. ओके, सेक्शनल टेस्ट और उसके साथ हम लोग इसी चैनल पे आएंगे, लाइव स्ट्रीम्स करेंगे, लाइव बातें करेंगे, सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे. और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई मैसिव नोट्स है, समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक्स नहीं है, मतलब उस लाइव क्लास में ना ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, चीज़ें जो हैं ऐसी होगी जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आपस में होती है. तो हम लोग उस तरीके से कैचअप करने वाले हैं वहाँ पे. सो हाउ मच डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ अप्रोच, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फिलहाल के लिए इतनी बातें बहुत है. बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, पर्सनल मैसेज वगैरह कर सकते हो वहाँ पे, कोई डाउट वगैरह हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हो. टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, पर उससे पहले अपना रिवीजन शॉर्ट जो है ख़त्म करने वाले हैं. यूट्यूब पर बतेरी वीडियोज़ हैं जो रिवीजन करवा रही है, बट आई एम नॉट बी श्योर कि वो इस तरीके से करवा रहे हैं. एंड आई गारंटी यू कि जो सिस्टमेटिकली तरीके, जैसे मेरे पास एक नोट्स है, लेट मी शो यू माई नोट्स. येस, आई हैव मेड दिस नोट्स. नाउ इफ़ यू कैन सी हाउ क्रिस्पी एंड वेरी स्ट्रक्चरल वे जो है इस नोट्स के हैं, वो इस तरीके से है ना. ये देखो, ये इकोनॉमिक्स का नोट्स है इस तरीके से. तो मैं इस बात की श्योरिटी नहीं दे रही कि हाउ दे आर कवरिंग, बट आई गारंटी यू कि मैंने छोटे से छोटा पॉइंट, क्योंकि छोटे पॉइंट और बड़े बड़े पॉइंट आई ट्राई टू गेट टुगेदर. ठीक है, और सारी चीज़ों को आई ट्राई टू अरेंज द स्ट्रक्चरल वे एंड वेरी ब्यूटीफुल वे. अब अदर कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, मैं उनके पास नहीं जा रही, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं. दूसरी बात कि जितने हो सके अपने शॉर्ट नोट्स को बना के रखो. और आपको पता है कि PYQ जैसी अगर आपने एनालिसिस कर रखा होगा तो PYQ में क्या कर रखा है ना, UPSC हैज़ बिन आस्किंग अ वेरी बेसिक टर्म जो एस्पिरेंट्स सीरियस नहीं लेती. एक एग्जांपल के लिए आप मान लो इकोनॉमी की बात कर रही है, तो इकोनॉमी में ना यार सोचो ना, एग्जाम्पल में उनसे पूछा हुआ है, PYQ में पूछा हुआ है कि
सो सॉरी। स्टैग इन्फ्लेशन क्या होता है? सोचो स्टैग इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बेसिक वर्ड है ना? स्टैग इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इस तरीके से वो लोग क्वेश्चन पुट करते हैं और एंड पीपल आर नॉट गेटिंग पेइंग अटेंशन टू दैट बेसिक वर्ड्स। तो हम मैंने क्या किया है कि मैंने अपने नोट्स में उन सभी बेसिक वर्ड्स को भी इंक्लूड किया हो, तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्प अ लॉट। ओके, फिलहाल हम बातें बहुत हो गई, अब हम लोग टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो एक बार एक्सप्लोर भी करवा दूँ मैं आपको। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर हम बात करेंगे। बेसिकली ये पीसीएस एंड यूपीएस दोनों के, यूपीएससी दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मैंने कुछ कंसेप्ट कंटेंट ओवरव्यू ले रखे हैं इनके जो है, इसके अंदर हम पर्टिकुलरली, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने, ये वही है जो हर साल रिपीट होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं है। और ऑनेस्टली यही पूरी पॉलिटिकल साइंस है। ओके, सो दीज ऑल टॉपिक्स आर coming together and make the political science concept। सेक्शन ए में बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन 2 में फंडामेंटल। यार ये पढ़ लेना, मैं आई एम नॉट गोइंग टू दे। वो जो मैंने लक्ष्मीकांत की किताब उठाई थी, लक्ष्मीकांत की किताब के जो भी स्ट्रक्चरल वे है ना, उसमें सीरीज़ दे रखी है। पार्ट 1 में हम इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, सर छोटे छोटे की पॉइंट्स भी, तो वही है, आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हम सीधा रिवीजन सीरीज़ पे चलते हैं। याद रखो ये रिवीजन सीरीज़ है। ओके, रिवीजन सीरीज़ है। एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं नहीं लेकर के आई। एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी 2027 वालों की, 2026 वालों के लिए, जो 2027 में अपीयर होंगे फॉर द एग्जामिनेशन। ये रिवीजन सीरीज़ है 2026 प्रीलिम्स के लिए। बी वेरी कट क्लियर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम है, ऑल दो आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इफ़ यू विल गेट द टेलीग्राम ग्रुप, सो द सेम PDF आई विल बी प्रोवाइड इन हिंदी ऑल्सो। ओके, सो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के लोगों को पता होना चाहिए। इट मीन्स हम यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात करेंगे। हाँ, अगर आपने PSI और ऑप्शनल ले रखा है तब तो फिर आपके लिए भाई ज़रूरी है समझना, है ना, आपको इसके बारे में ज़रूरी है जानना, फाउंडेशन का आइडिया देता है। देखो पॉलिटिकल साइंस की एक छोटी सी डेफिनेशन में लिख रखी है कि पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। पहले समझ लो पॉलिटिकल साइंस होता है क्या। तो एक ऐसी स्टडी है जो स्टेट, गवर्नमेंट, पावर, पॉलिटिक्स के बारे में बताती है एंड इट डील विद हाउ सोसाइटी आर ऑर्गेनाइज। ठीक है, सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होगी ये उसके बारे में बात करता है। एक सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल है क्या, राजनीति है क्या, तो ऑब्वियस बात है राजनीति जनता के ऊपर लागू होती है। वो जनता कैसे बनती है, तो एक सोसाइटी क्रिएट होती है, उसके अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, गवर्न कौन करेगा, डिसीजन कौन लेगा, ये सब चीज़ें उनके अंदर बनाई जाती है। ओके, डेफिनेशन आप पढ़ लेना, ये डेफिनेशन मेरी खुद की द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट, कुछ थिंकर्स और कुछ कंसेप्ट जो है हमको ध्यान रख लेते हैं। पूछ लेता है भाई, मूड का भरोसा नहीं है एग्जामिनर के कि वो कभी भी कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, तो आप ये देख लो यहाँ पे अरिस्टोटल जिनके कंसेप्ट पॉलिटिक्स को लेकर के है, इन्होंने बोला है, इनका मेन आइडिया जो है, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल एंड स्टेट इज़ द नेचर। ठीक है, तो कभी कभी यूपीएससी जो है वन शॉर्ट वर्ड में पूछ लेगा कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल एंड स्टेट इज़ एनिमल सेड बाय व्हाट ऑफ द पर्सन, विच ऑफ द पर्सन, फिर इसके पास 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना यहाँ पे अरिस्टोटल इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है एक और थिंकर है, ग्लोबलाइकल थिंकर है, हॉबीज। ठीक है, इन्होंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कहीं बात की गई है। लाइफ इज़ नेस्टी और नीड टू सोवेरियन, हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। उसके बाद लोग के नेचुरल राइट्स की उन्होंने बात की हुई है। ठीक है, ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। मार्क्स की देखो, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, या आगे भी पढ़ोगे आप। मार्क्स इन्होंने क्लास स्ट्रगल के बारे में बात की हुई है। हिस्ट्री क्या है इनकी कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेज एंड यहाँ पे उन्होंने डियलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के बारे में उन्होंने बात की हुई है। ठीक है, यहीं पे वहाँ पे कौटिल्य भारत के इतिहास में भी काफ़ी जाने जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी ऐड किया हुआ है। अर्थशास्त्र इनकी किताब का भी नाम है और बेसिकली इनको अर्थशास्त्री भी बोला जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं, ट्रेडर्स रहे हैं, इन्होंने स्टेट क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाया। और सबसे बड़ी बात इनकी इकोनॉमिक्स, यानी किसी देश को कैसे चलना चाहिए, किसी राज्य को कैसे काम करना चाहिए, अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। ओके, हाँ, पढ़ लेना इसको, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज यू विल बी गेट द नोट्स। आई थिंक कैमरा प्रॉब्लम दे रहा है, लेट मी क्लोज माई कैमरा। यस, लेट्स स्टार्ट वन मोर टाइम। ठीक है, तो कोर कंसेप्ट्स, यहाँ पर कोर कंसेप्ट से पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट टॉपिक्स पे ऊपर आ जाते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ओवरव्यू में देखो, इंडियन का पॉलिटिकल सिस्टम क्यों अलग है। तो सबसे पहली बात, हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो मिक्सअप है, ना बहुत लचीला है ना बहुत कठोर है। तो इंडिया जो है वो सोवेरियन, सोशली सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, रिपब्लिक कंट्री है, और ये बात हमारे प्रिम्बल में, यानी कि प्रस्तावना जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्रिम्बल में बाकायदा साफ साफ लिखी हुई है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है, जो कि गवर्नमेंट को डिवाइड करता है। ठीक है, फेडरलिज्म को बोलते हैं। वेस्टर्न मिनिस्टर मॉडर्न फ्रॉम यूके, ये वहाँ का वहीं से लिया भी गया। ठीक है, फेडरल सिस्टम के ऊपर हम बात करते हैं। अभी फेडरल सिस्टम जो आया है वो 1935 का जो एक्ट आया था, 1935, ठीक है, इंडियन एक्ट, वहाँ से आया हुआ है। इसकी हिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो, मैं बस लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ।
उसके बाद हमारे इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है सेंटर में, जिसको लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों जब एक साथ रहती है, वो रहती है कहाँ है, पार्लियामेंट में, इसी को बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, द्विसदनीय जिसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड हाई कोर्ट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। रिटर्न रिडिक या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो है लिखित संविधान है, और उसके अलावा बहुत रिडिक है, कठोर नहीं है, कठोर और लचीला दोनों ही है, ठीक है। एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बेसिक टर्म थी, सबको पता होगा, ऐसी मेरी होप है, ठीक है, आई होप। याद करने के लिए मेमोरी ट्रिप भी मैंने लिख दी है भाई, लिख देना आप, ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर, चारों बोलो मेरे साथ, ट्रिपल एस डी आर। मैंने बोल दिया, अब तुम बोलते रहो, ठीक है। ट्रिपल एस मीन्स सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डी मीन्स डेमोक्रेटिक, आर मीन्स रिपब्लिक। ये प्रिम्बल का कीवर्ड है, एंड डू रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है वो नया वर्ड जोड़ा गया, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बाय 42nd अमेंडमेंट। नाउ मूव टू द फंडामेंटल राइट्स, दिस इज आर इंक्लूडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 12 to 35 एंड पार्ट 3। लिख लो, आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3, आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3। प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी एटलीस्ट। याद करके जाएंगे हम लोग, यहाँ से जितना पढ़ेंगे हम याद करके जाएंगे, याद करना है अपने को, ठीक है। अगर तुम्हें सारी चीज़ें टप्स पे नहीं पढ़ पाओगे तो भाई तुम लिखोगे क्या पे वहाँ पे पेपर में, याद करके जाओ। तो आर्टिकल फंडामेंटल कहाँ से, फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोवाइडेड इन द पार्ट 3 एंड पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35। चलो भाई, आई होप, आशा करती हूँ याद हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। फंडामेंटल राइट्स से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में भी आर्टिकल नंबर 21, ये बहुत बार प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको रिपीट करने की, याद करने की जरूरत है। अब ये बिल्कुल याद करके या फिर ऐसा बिल्कुल समझ करके मत जाना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे आर्टिकल 14 है ना, आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है, आर्टिकल फंडामेंटल राइट कितने होते हैं, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इवन दो यूपीएससी आर क्रिएटिंग दिस सिचुएशन एंड देन दे आर आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ जो है राइट का यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है, तो बताओ। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके क्या आप यहाँ पे चीज़ें मैनेज कर पाओगे। नेक्स्ट, a very simple and pragmatic thing, fundamental rights are the justiciable right guaranteed by the citizens। याद रखो, हमारे पास ये जो सिटीजन सबके राइट होता है, वी कैन डायरेक्टली अपील इन द सुप्रीम कोर्ट एंड देन वी कैन डायरेक्टली अपील टू द हाई कोर्ट। मतलब ये एक ऐसे राइट है जिसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो उसमें ना आपको 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे, इसमें ये पूछा हुआ है कि क्या फंडामेंटल राइट का अगर अबॉलिशन होता है तो वो फॉरेनर्स के लिए है या फिर सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। मतलब क्या ये सिर्फ हमारी टेरिटरी के विदिन लागू होती है, फिर बाहर के आए हुए लोगों पर भी लागू होती है। तो इस तरह की कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने को चाहिए, तब जा करके वी आर एबल टू क्लियर द एग्जाम एंड वी आर एबल टू राइट द करेक्ट मार्क। ओके, तो यहाँ मैंने साफ साफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है सम टू ऑल पर्सन, ठीक है, ये उनको भी लागू होता है। अब कुछ कंडीशंस होती है वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अंडर पार्ट 3 दे आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट एंड व्हाट आर, और ये इंस्पायर किससे है, तो ये अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक है, यूएसए का इसके अंदर एबोलिशन है। तो कहाँ से लिया गया फंडामेंटल राइट, अमेरिका से ये उठाया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 7 है वो उसको रिमूव करके राइट टू लीगल राइट के अंदर डाल दिया गया है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 7 इज राइट टू प्रॉपर्टी। अभी राइट टू प्रॉपर्टी जो हटाया गया है वो रिमूव किया गया 44th अमेंडमेंट 1978। और कौन सा केस चल रहा था उस टाइम पे, तो केसवानंद भारती बनाम केस जो था उसके थ्रू ये जो है यहाँ से हटा करके इसको लीगल राइट में जोड़ दिया गया। लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, याद रखना इस चीज़ को, क्वेश्चंस आया है और मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। 6 फंडामेंटल राइट है, फटाफट इसके ऊपर भी गो थ्रू हो जाते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन एंड चिल्ड्रन एजुकेशन, और उसके बाद राइट रेमेडीज, ये रहा राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस इज। इसको याद करने की मैं सिंपल एक ट्रिक बताती हूँ। हाँ, लेट्स डिस्कस वन से वेरी सिंपल ट्रिक। देखो, राइट टू इक्वालिटी है तो इसका कीवर्ड आप एक जगह लिख लो ई, राइट टू फ्रीडम है एफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है ई एफ ई, अगेन फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ई एफ, फ्रीडम रख लो, है ना। उसके बाद कल्चर एंड एजुकेशन है अगेन ई, एंड उसके बाद फ्रीडम ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि सी। अभी तक यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से हमने अपने कीवर्ड्स बनाए। राइट टू इक्वालिटी, मेरे साथ साथ लिखो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मीन्स अगेन ई, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन, तो कल्चर एंड एजुकेशन का ई आप डाल लोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो आप सी पे लिख लोगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से।
EFEFEC, EFEFEC, इसी को आप 5 से 6 बार अगर रिपीट करोगे ऑटोमेटिकली माइंड में प्रिंट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा निमोनिक है, आप याद कर लो इस चीज़ को। मैंने बहुत ढंग के तरीके से बता दिया। बाकी कीवर्ड्स आप निकाल लोगे। ई से बात करता है राइट ऑफ इक्वालिटी की और ये चीज़ें, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी बात करता है आर्टिकल नंबर 14 से 18, फ्रीडम 19 से 20 याद रखना पड़ेगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 बात करता है, 23-24 सिर्फ 2 आर्टिकल इसके अंदर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बात करता है 25, 26, 27, 28 4। राइट ऑफ एजुकेशन राइट बात करता है 29, 30 2 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इट्स ओनली अबाउट द आर्टिकल 32 विच इज गिविंग द सुपीरियर पावर टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड वही अगर हाई कोर्ट की बात आ जाएगी तो 226 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर ये पावर है, ठीक है। अब मैंने एक एक वर्ड्स में ये भी लिखा हुआ है कि 14 से 18 तक में क्या क्या प्रोविजन इसके अंदर शामिल है। 14 से 18 तक में तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, सेक्स और कास्ट बेस्ड जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर हम लोग केस कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने लिए अपील मांग सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हल्के में, मतलब इसको रट लो। आते हैं पिछले कुछ सालों में रिपीट हुए हैं। क्या करेगा वो, प्रीलिम्स में एक सिचुएशन क्रिएट करके दे देगा। सिचुएशन क्रिएट करके आपको बोलेगा कि अब बताओ कौन से राइट्स का यहाँ पे एबोलिएशन यहाँ पर हुआ है। सो राइट टू अनटचेबिलिटी, एबोलिएशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18, ठीक है। इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम की भी मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है। लेट मी क्लोज दैट। राइट टू फ्रीडम की भी इसी तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। 6 फ्रीडम दी हुई है, स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशंस, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कन्वेंशन ऑफ पास्ट ऑफेंस। अब देखो कन्वेंशन के ऊपर हमारे पास इतना राइट है कि हम अपने कन्वेंशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 20 के थ्रू। वहीं आर्टिकल 21 इट्स टॉकिंग अबाउट द पर्सनल लिबर्टी एंड राइट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट ऑफ एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। ये सारे के सारे इसी के अंदर पार्ट्स। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी तो वीडियो विल भी बहुत लेंदी, तो आप ये पढ़ लेना। फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट आप खुद याद कर सकते हो, है ना। मैंने बेसिक चीज़ें आपको निमोनिक याद करनी बता दी, यहाँ से आप पढ़ लेना। आर्टिकल 32 इसको B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा हुआ है। मैंने सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिख दी है। PDF से जाकर के एक बार गो थ्रू कर लेना, याद करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में छिप हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा 32 इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है। रीड 32 एंड 226 यानी कि हाईकोर्ट के पास 226 के आधार पर राइट है फ्रीडम ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए, और उसके अलावा 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के है। तो ये याद रखना, सिर्फ 226 हाई कोर्ट की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट बात करता है आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। अब देखो एक रिट है हैबिस कॉर्पस, डू नॉट प्लीज़ डोंट माइंड माई प्रोनाउंसिएशन। अगर थोड़े सा इधर इधर भी हो जाए तो भाई थोड़ा मैनेज कर लेना, बट प्लीज़ फोकस करो एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा ढंग से समझाने की और चीज़ें टू द पॉइंट और कनेक्ट करने की, ठीक है। हैबिस कॉर्पस की यू शैल हैव द बॉडी, मीनिंग का इसका मीनिंग ये होता है, मैंने मीनिंग लिखी हुई है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में लिखा जा सकता है, किसी भी अथॉरिटी या किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में लिखा जा सकता है। और किसके लिए लिखा जा सकता है, रिलीज ऑफ पर्सन डिटेल इलीगल, अगर किसी का भी इलीगल इन्फॉर्मेशन आप निकाली गई है तो उसके फंडामेंटल राइट के, ये आर्टिकल नंबर 21 से भी रिलेट करता है, याद रखो इस चीज़ की, ठीक है। राइट टू पर्सनैलिटी, जो हम भाई हमारे करंट अफेयर्स में भी कुछ ये चली थी, जो इंटरनेट पे इन सब मॉडल्स वगैरह इन सब की वीडियो निकाल करके और वो कोई प्रमोशन वगैरह करता है विदाउट देयर परमिशन, तो ये राइट टू पर्सनैलिटी के ऊपर भी बात करता है, ठीक है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, और उसके अलावा कैट्रियोलियर का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, और यहाँ पे कोई वारंटो बट बाय वट अथॉरिटी, ये अथॉरिटी बेसिकली गवर्नमेंट या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर्स में उन लोगों पर अप्लाई होती है किसी ने अवैध तरीके से किसी भी चीज़ को कब्जा कर रखा है, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, फिर वो काबिल नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, आप पढ़ लो इसको, ईजी है या समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने इसकी मेमोनिक भी लिख दी है, आप इसकी मेमोनिक याद कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन एंड लिमिटेशंस पे एक बार देख लेते हैं। राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, याद रखो इस चीज़ को, ये एक्सपेक्टेड है। कहीं हमें पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट को कभी भी हम एक्सप्लॉइटेट नहीं कर सकते, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर नेशनल इमरजेंसी आई किसी हमारे देश में, तो उस समय पे हम फंडामेंटल राइट्स को भी एबॉलिश कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, उस समय पर नहीं चली जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट विल बी नॉट वर्किंग इन द सिचुएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द आर्टिकल 352। आई होप इट्स क्लियर। एक्सपेक्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ये भी याद रखो। 20 और 21 को कुछ नहीं होगा, वो हमारा सेम का सेम रहेगा। 20 और 21 राइट टू लिबर्टी की बात करता है, ठीक है, और अरेस्ट इन सब की बात करता है, तो उसको कुछ नहीं होगा। उसके बाद पार्लियामेंट कैन रेसिस्ट अगेंस्ट ऑफ आर्म्ड फोर्स, आर्टिकल 33।
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है, कैन बी इम्बॉलिज बाय द आर्टिकल 19 फ्रीडम का, जहाँ पे 19 के ऊपर जो कास्ट, एज और इन सब के ऊपर बात की गई थी। आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C, दीज आर्टिकल्स आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्ट सर्टेन लॉज फ्रॉम चैलेंजिंग, ठीक है, जो कि 9th शेड्यूल के अंदर बात की गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, याद रखो आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन की, जो कि एडिड है 86 अमेंडमेंट हुआ था, 66वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके थ्रू ये पार्ट 21 के अंदर पार्ट ए जोड़ा गया, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन अब है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14, RTA यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 गिव इफेक्ट्स टू दी राइट, एंड ऑल्सो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड सेक्शन पढ़ते हैं, थर्ड सेक्शन फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक है, क्लियर करके चलो और ये याद करके चलो, ये याद नहीं है तो भाई आपको फिर मतलब यार पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मतलब नहीं बनता है ना कुछ, है ना, मतलब भी होना चाहिए इस चीज़ का, समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 51 के अंदर बात की गई है, आर्टिकल 51, लेट मी, यस 51 के अंदर 51A 51A पार्ट लिया गया है, भाग 4 फंडामेंटल राइट भाग 3 में था, ये भाग 4 के ए में है, और आर्टिकल नंबर 51 है। 51 से कहाँ तक है, 51A से लेकर के ये जी या जे तक है, वो भी अभी हम देख लेंगे, ठीक, ये है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या है, पहले तो आप याद रखो कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, क्या ये नॉन जस्टिसिएबल, फंडामेंटल राइट आर नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट में इसकी कोई अपील नहीं गिनी जाएगी। एडिड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह स्टार मार्क कर लो, लिख लो कहीं पे भी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडिड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। सेकेंड पॉइंट, नॉन जस्टिसिएबल, ओरिजिनली 10 and one more added by the 86th amendment 2002, now it's total 11। गॉट इट, बहुत क्लियर, 4 शब्दों में मैंने पूरी चीज़ें बता दी है। अब क्या क्या है आप वो भी देख लो यहाँ पर। यहाँ पे हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, नोबल आइडिया और फ्रीडम स्ट्रगल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अप होल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात होती है। फोर्थ बात करता है डिफेंस ऑफ कंट्री एंड लंडन नेशनल सर्विस, मतलब कि अगर जब भी जहाँ भी किसी भी व्यक्ति को, पूरे देश में किसी भी व्यक्ति को अपने देश की नेशनलिटी के लिए खुद को समक्ष रखने की ज़रूरत पड़े तो आप उसके लिए शामिल रहोगे, ठीक है। प्रोटेक्ट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑन ऑफ कंपोजिशंस कल्चर, अपने क्या बोलते हैं उसको, संस्कृति की रक्षा करना। इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, तो अगर कहीं आ जाए कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, सो यस है। क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है? नो, ऐसी कोई बात नहीं कही है। डेवलप साइंटिफिक्स एंड टेम्पररी ह्यूमनिज्म और इंक्वायरी की बात की है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी की बात की हुई है, पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ गार्डिंग हमारे हाथ में है। ह्यूमनिज्म होना चाहिए, इंक्वायरीज होनी चाहिए, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, और उसके अलावा एक्सीलेंस, प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड 16 to 14। ये देखो, जो राइट टू एजुकेशन है, इट मीन्स अगर एग्जाम में फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया, ऐसा कौन सा आर्टिकल, ऐसा कौन सा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा फंडामेंटल राइट भी और फंडामेंटल ड्यूटी भी है, सो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी, राइट टू एजुकेशन, और आर्टिकल 21A ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये दोनों ही हमारे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल है। मेमोरी मैंने लिख दी है, याद कर लेना, इजी है। स्टार्टिंग का 1 वर्ड जो मैंने कैपिटल लिखा हुआ है वही मेन है, वहीं से याद करो, ठीक है। नोट, एक चीज़ आप ये पढ़ के जाओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय द USSR, हमने सोवियत संघ से लिया हुआ है, ठीक है। दे आर इंक्लूडेड पार्ट 4A। वर्मा कम्युनिटी 1990 में रिकमेंड किया था मेकिंग देम जस्टिसिएबल बट नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी कमेटी आई थी जिसने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिसिएबल बनाने की बात की थी, तो वर्मा कमेटी थी, पर ये अभी तक लागू नहीं हुई है, इसको छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से पहले अपन लोग पढ़ लेते हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। लेट मी क्लोज माई कैमरा, आई थिंक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, जस्ट क्लोज इट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसकी फिलोसफी और प्रिमल्स के ऊपर बात करेंगे। प्रिमल से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से मार्क कर लेना और ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, सिर्फ सुन लो आप ध्यान से, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग पे ध्यान दो, अभी बाद में लिखते रहना। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला क्या है की फीचर कि हमारा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का।
ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिडिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है, मतलब कि कठोर भी है और थोड़ा सा लचीला भी इसको बनाई है कि अमेंडमेंट करना आसान है, अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, बट अमेंडमेंट करना इतना भी आसान नहीं है कि हाँ मतलब कोई भी बंदा आया, कोई भी कमेटी आई, हाँ भाई 2-3 लोगों ने बात की और यहाँ पर एक नए रूल और रेगुलेशंस निकाल दिए, ऐसा नहीं होता। ये हम पार्लियामेंट के टॉपिक्स के अंदर जानेंगे, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर है इसका, यूनिटरी बेसिस है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट है हमारे अंदर। सबसे बड़ी बात डीपीएसपी, सिंगल सिटीजनशिप की अपन लोग बात करते हैं। हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, याद रखो, एक नागरिक 2 नागरिकता नहीं ले सकता, ठीक है। अगर वो किसी दूसरे नागरिक का है तो फिर या तो इंडिया की कैंसिल होगी या तो फिर बाहर फॉरेन की कैंसिल होगी, उसको इंडिया का रखना पड़ेगा। और अगर बाहर गया है, बाहर की कंट्रीज में ये सब अलाउ होता है बट इंडिया में अलाउ नहीं है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इमरजेंसी का प्रोविजन और सेक्युलर स्टेटस, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन फीचर्स ऑफ दिस, ठीक है। सो द इंट्रोडक्शन, प्रिम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समझ आई। प्रिम्बल प्रस्तावना एक ऐसी चीज़ है जो हमारे संविधान की पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है। मैं पढ़ने नहीं जाऊँगी, यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन राइट। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडिट बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, ये याद रखना। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट हुआ था इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया था? तो मैंने जो एक चीज़ बताई थी, CSSI, SST का सब्जेक्ट हम लोग 10वीं तक पढ़ते थे, उससे याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी, बट आई लगा देना टी की जगह। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, अगेन रिपीट आई एम रिपीट माई वर्ड्स, socialist, secular और integrity, so these are 3 words, okay। next है unity of the nation, change to unity and integrity of the nation by 42nd amendment। 42nd amendment बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें संविधान के अंदर जोड़ी और ख़त्म करी गई है। तो याद रखो 42nd के अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इसमें एक वर्ड और है इंटीग्रिटी, लिख लो इसको, इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी भी जोड़ा गया है। उसके अलावा इसी अमेंडमेंट के थ्रू यूनिटी और इंटीग्रिटी का नाम दे दिया गया नेशन को। प्रिमर इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती बनाम केस के अंदर ये भी चीज़ बता दी गई है। केशवानंद भारती बनाम से 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निकल के आई है। एक, बेसिक फीचर, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स। सेकेंड, राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट के अंदर जोड़ दिया गया है। एंड द थर्ड इज बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रिमल थर्ड यह है कि प्रिमल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती बनाम के केस के थ्रू इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं तो पहले इसको प्रिमल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बोला गया था, ऐसा सिर्फ बोला गया था। प्रिमल कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, याद रखो। प्रिमल को हम अमेंड कर सकते हैं, इनफैक्ट हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंड कर सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू टच अ सिंगल वर्ड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी अपन आगे देख लेंगे। उससे पहले सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिख रखे हैं, इसको पढ़ लेना है कि हमने यूके से क्या क्या सोर्सेज लिए हुए हैं, यूएसए से क्या क्या लिए हुए हैं, आयरलैंड से क्या है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर मतलब कि जो आज का रशिया है वो, ठीक है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। यूएसएसआर जो आज का रशिया, उस समय पे इसको यूएसएसआर बोलते थे। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका, जापान एंड फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड फ्रांस। अब यहाँ पे मैंने मेमोरी ट्रिक बनाई हुई है, इसको ध्यान रखना। यूके, यूएसए, आईसी, एजी, एयू, एसएफ, जीपी, यूके, ठीक है। ये वर्ड जो है इससे याद कर सकते हो आप। तो यूके का डायरेक्ट कनेक्शन यूके से है, यूएसए से भी डायरेक्ट है। आईसी से आयरलैंड बन जाएगा, ठीक है। आई से कनाडा बन जाएगा, आई से आयरलैंड, सी से कनाडा, ए से ऑस्ट्रेलिया और जी से जर्मनी। उसके अलावा एसएफ से साउथ अफ्रीका, जे से जापान, फ्रांस। एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इम्प्लीमेंट इन द इंडियन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्रिम्बल, पार्लियामेंट। अब देखो, पार्लियामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, यस, पार्लियामेंट को यहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन लेजिस्लेचर, जिसके अंदर बाइकैमरल चीज़ें काम करते हैं, यानी कि 2 सदन होते हैं, 2 सदन अपने अपने प्रोविजंस को रखती है और यही आगे चल करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करती है। स्ट्रक्चर, प्रोसीडर, पावर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, पढ़ लो, जो करना है कर लो, पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं और आएंगे भी, ठीक है। आर्टिकल ये कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन का 79 से 122 तक, ठीक है, 79 से 122 तक है। यूनियन लेजिस्लेचर इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने इनफैक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले तो याद रखो कि पार्लियामेंट के अंदर 3 सदन होते हैं, सदन, ठीक है, 3 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे स्टैम्प होता है
प्रेसिडेंट सेम उसी तरीके से काम करता है पार्लियामेंट में, ये याद रखो। मेन है लोकसभा एंड राज्यसभा। वी ऑल्सो कॉल्ड लोकसभा एज द लोअर हाउस एंड द हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा अपर हाउस एंड द हाउस ऑफ द स्टेट्स। अपर हाउस वाई? बिकॉज राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी एंड लोकसभा इज द temporary body. After every 5 years it will create newly and new members are there. So article 81 is this Lok Sabha and article 80 for the Rajya Sabha. ठीक है, 81 80 81 80 ऐसे करके याद करो, जैसा आपको याद करना है, पर आप याद करो। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता है प्रेसिडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकसभा। लोकसभा के की फैक्ट्स को याद रखो। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है? तो अभी करंट में इसकी 552 सीटें हैं। 552 में किससे? 530 सीटें स्टेट से डोनेट करती है, 20 यूटी है यूनियन टेरिटरीज, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन है। अभी एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया गया है 104 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। सेकंड, प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? ये हमारा जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन था तो उस टाइम का था। अभी कितना है? अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है इसकी 543 करंटली इलेक्टेड सीटें हैं। 5 साल का टर्म होता है। मिनिमम एज 25 साल की है। अगर आप में से कोई 25 साल का है, दे आर इंटरेस्टेड टू बीइंग अ पार्लियामेंट मेंबर, सो जाओ भाई। उसके अलावा यहाँ पे कोरम क्या है? सो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए 55 मेंबर्स पे। ठीक है, हर 55 मेंबर पे 1/10 मेंबरशिप इनकी होनी बहुत ज़रूरी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं स्पीकर, जो कि इलेक्टेड होते हैं उसी में से, और डिप्यूटी स्पीकर। और डिप्यूटी स्पीकर को इलेक्शन करता है स्पीकर, स्पीकर इलेक्टेड होते हैं इन्हीं में से। ठीक है, ये 543 में से एक मेंबर जो होगा वो होगा स्पीकर। स्पीकर कहाँ थे हम? हाँ, कोरम हो गया। प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, स्पीकर्स कास्ट वोटिंग होती है। इन केस ऑफ टाई स्पीकर यूजेस कास्टिंग वोट। ठीक है, कास्टिंग वोट का यूज़ कर सकता है। मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आते हैं। दिस इज दिस इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, मैंने स्टार मार्क कर दिया, लिख लो कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। हालांकि राज्यसभा की भी मंजूरी होती है, पर राज्यसभा की सुननी ना सुननी बराबर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर इस चीज़ को आप याद रखो, बेसिक कंसेप्ट सभी याद रखो जो पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 110 इसकी बात करता है। कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ जाता है। साथ में एडजर्नमेंट मोशन भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। गवर्नमेंट मस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो फिर पूरा लोकसभा जो है ध्वस्त हो जाता है, फिर नए से मेंबर्स आते हैं और सब कुछ चीज़ें नई दोबारा स्टार्ट होती है। नेक्स्ट टू दी राज्यसभा की फैक्ट्स याद कर लो इसके। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? तो ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे 250 थे, इसमें 238 इलेक्टेड थे, 12 नॉमिनेटेड थे, जो कि प्रेसिडेंट इसका चुनाव करते थे। और कहाँ से होते थे ये 12 लोग? आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस जैसे फील्ड से होते थे। ये परमानेंट बॉडी है, मैंने अभी बताई है। कैन नॉट बी डिसॉल्व, येस, एवरी 2 ईयर्स, हर साल इसके अंदर से मतलब 1/3 बंदे इसमें से रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो आते जाते लोग हैं यहाँ पे, दिस इज द रीज़न वी कॉल इट परमानेंट बॉडी। टर्म ऑफ द मेंबरशिप कितने साल की है? तो 6 साल की इसकी टर्म ऑफ द मेंबरशिप होती है। मिनिमम एज 30 साल तक की है। लोकसभा कितनी थी? 25, इसकी कितनी है? 23। तो इस तरीके से याद रखो। ठीक है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? तो सिमिलर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। तो याद रखो, वाइस प्रेसिडेंट इसके चेयरपर्सन होते हैं। लोकसभा में से कोई नहीं चुनता अपने से हेड को, वाइस प्रेसिडेंट एक चेयरपर्सन होता है, और यही वाइस प्रेसिडेंट अपना एक डिप्यूटी चेयरपर्सन इलेक्ट करता है। ठीक है, स्पेशल पावर देखते जाओ। स्पेशल पावर क्या है? तो सबसे स्पेशल पावर जो है वो राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा स्टेट को डोनेट करता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल पावर क्या है? कैन पास रिजोल्यूशन टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, पहला 312 के अंदर बात की गई है। अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ राज्यसभा का हक है। पहला हक जो है स्टेट सब्जेक्ट्स पे वो है 239 के ऊपर बात की गई है। और 312 किस बारे में बात करता है? कि स्टेट्स के पास हक है, वो ऑल इंडिया सर्विस को रिफॉर्म या फिर जो भी चीज़ें इसको करनी है वो कर सकता है। ठीक है, कोरम देखते जाओ तो इसका कोरम जो है वो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, सेम है, लोकसभा की तरह ही रहता है। पार्लियामेंट के अंदर सेशंस चलते हैं, कुछ प्रोसीडर्स चलते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में फिर अकेडमीज़ में क्लासेस चलती है, सब्जेक्ट्स वाइज चलते हैं। कि सुबह भाई मॉर्निंग में परेड होगी, फिर तुम्हारे पीरियड्स होंगे। पहला पीरियड थोड़ा सा अलग होगा, सेकंड थर्ड फिर सिस्टमेटिकली होते, 3 पीरियड के बाद लंच होंगे। तो उसी तरीके से हमारे पार्लियामेंट को भी एक एकेडमिक तरीके से फिर एक सिस्टमेटिकली तरीके से चलाया गया है, जिसके अंदर सेशंस है और प्रोसीडर्स है। टाइप ऑफ द सेशंस पढ़ के जाओ, 3 ही सेशंस हैं, इसको याद रख लेना। BMW से, BMW सबका सपना है ना, लड़कों को चाहिए होती है BMW भाई, तो यहाँ से आप इसको रख लो। तो BMW बी मीन्स बजट है, याद रख लेना। BMW लिख के मत आ जाना एग्जाम में, हाँ भाई BMW इज़ माई एम, नहीं मजाक कर रही है, आई एम जस्ट किडिंग। BMW बजट सेशन है जो कि फरवरी से मंथ तक चलता है। लॉन्गेस्ट सेशन होता है बजट सेशन। अब याद रखो, फेब से मई में, इसी में हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है। नेक्स्ट ईयर पूरा ईयरली जो है
अगले साल तक का पूरा बजट इसी समय पे आता है। फिर आता है मानसून सीजन, जुलाई से अगस्त तक का आता है। विंटर सीजन नवंबर से दिसंबर तक का। तो दीज आर दी सेशंस, 3 सेशन जो है पूरा पार्लियामेंट का पूरा सालाना चलता रहता है। प्रोसीडर्स पढ़ते जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। स्टार लगाओ, जो लगाना लिखो, साथ के साथ लिख लो। ऑनेस्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोसीडर्स। जब भी पार्लियामेंट के अंदर जब भी बहस होती है, चीज़ें होती है, जैसे क्लासेस शुरू होती है हमारे स्कूलों में या फिर किसी भी चीज़ों पे, उसी तरीके से जब पार्लियामेंट के अंदर भी कोई प्रोसीडर्स, सेशन लगते हैं, सेशन के अंदर प्रोसीडर होते हैं, मतलब कि सभा बैठती है। सभा जब शुरू होता है तो वहाँ पे क्वेश्चनिंग की जाती है। लोकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स चली जा रही है, कि लोकल लेवल पे जो लोगों को महसूस हो रहा है, वो जाकर के एमएलए बताते हैं। एमएलए ही जाकर के राज्यसभा इन सब में अपनी चीज़ें रखते हैं। तो जो पहला प्रोसीजर होता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुटिंग की जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चंस आर इज डोनेट ऑन दी ओरल क्वेश्चंस, ठीक है। ओरल होते हैं, ये ओरल रिफॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट आर और एवरी सिटिंग मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर, ठीक है, याद रखो। क्या होता है इसका मतलब, ये होता है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है 0 आर, इसके जस्ट इमीडिएट 0 आर लग जाता है, याद रखो। क्वेश्चन आर के जस्ट बाद 0 आर लग जाएगा, यानी कि इमीडिएट आफ्टर क्वेश्चन आर, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस नॉट टू रूल्स कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स के ऊपर बात करते हैं कि हमें किस चीज़ पे कैसे काम करने चाहिए, क्या ऑर्डर हमने इंप्लीमेंट किया, हाउ दे आर रिजल्टिंग, और लोकल लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज़ें वहाँ पे बात की जाती है। फिर एक और प्रोसीडर है कॉलिंग अटेंशन मोशन। मेंबर्स कॉल अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर टू अर्जेंट पब्लिक मैटर्स, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन कि हाँ भाई यहाँ पे ध्यान दो। टीचरों को सुना होगा ना, स्कूलों में बोलते हैं हाँ भाई कीप क्वाइट, पेइंग अटेंशन इन द क्लास, इस तरीके के वर्ड्स तो सिमिलर है यार, ठीक। एडजर्नमेंट मोशन है, कॉल फॉर एडजर्नमेंट टू डिस्कस डिफाइंड मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड सेंसेस टू गवर्नमेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी मैंने बताया था नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ आता है, तो ओनली इन लोकसभा। अगेंस्ट द गवर्नमेंट इफ पास, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, सभी मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो, पास हो गया तो, पास करने के लिए उसको स्पेशल मेजोरिटी से गुजरना पड़ता है। फिर है कॉन्फिडेंस मोशन, ये गवर्नमेंट की पावर की मेजोरिटी के लिए आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब उन पर विश्वास नहीं होता, तो इसी का अपोजिट है ये। कट मोशन, कट मोशन अगेंस्ट डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर बात की जाती है, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर बात की जाती है, जैसे पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट और टोकन कट, 3 तरह के कट इसके अंदर बात की जाती है। प्राइवेट मेंबर्स बिल दिस इज इंट्रोड्यूस बाय द एमपी अदर देन मिनिस्टर्स, ठीक है। मिनिस्टर्स के अलावा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, याद हो गया, ठीक है। अगला है क्लोजर मोशन एंड डिबेट, सिंपल, कंगारो एंड कंपार्टमेंटल, यहाँ पर चीज़ें चलती है। क्लोजर मोशन इतना वो नहीं है, क्लोजर मतलब क्लोज कर देना सेशन को, तो क्लोजर मोशन चल गया, ठीक है। एक और टॉपिक यहाँ पे देख के जाओ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिल। अब बिल भी उसके अंदर आते हैं, प्रोसीडर्स चल रहे हैं वहाँ पे, मोशंस चल रहे हैं। अब किसी भी चीज़ पर डिस्कशन होगा तो उसके ऊपर वो लोग बात भी करेंगे, तो वो क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ बिल है यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ बिल क्या, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, देख लो इसको, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द ईदर हाउस, नीड सिंपल मेजोरिटी, इसको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है और ये किसी भी हाउस में आ जाता है, ऑर्डिनरी बिल। सेकंड है मनी बिल, मैंने अभी बताया सिर्फ लोकसभा में आता है, आर्टिकल 110 के ऊपर बात करती है। राज्यसभा कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज, दे कैन ऐड, कुछ हटा नहीं सकती। जैसे मान लो कोई रिकमेंडेशन आया, उसने बोला कि हाँ ये चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, और इफ़ लोकसभा इज ऑल्सो सेटिस्फाई विद दैट रिकमेंडेशन, तो वो कर सकती है, रिफॉर्म इसके अंदर ला सकती है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर राज्यसभा ने कुछ मान लो करना ही नहीं, तुमने गलत किया, ये प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, ये हटा दो, तो भाई लोग उसमें राज्यसभा की कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही आता है और उसी में उसकी प्रिविलेज है, ये मान के चलो, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दोनों ही हाउस में आता है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स की भी रेटिफिकेशन होनी चाहिए। प्राइवेट मेंबर्स बिल बाय नॉन मिनिस्टर एमपी, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते उनके थ्रू ये लाया जाता है। और अभी पार्लियामेंट जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल आए हुए हैं अभी रिसेंटली में भी, हम करंट अफेयर्स की जब बात करेंगे तो उसमें हम पूछ लेंगे, देख लेंगे कौन कौन से प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं। हालांकि अभी तक प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ 2 बार ही पास हुए हैं, नहीं हुए नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 108, 108 ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कॉलिंग बाय द प्रेसिडेंट 1, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, ये याद रखो, सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर हक है, प्रेसिडेंट के ऊपर हक होता है ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का। प्रेसिडेंट स्पीकर को बोलेगा और स्पीकर सब चीज़ों को अरेंज करवाता है, ठीक है। बिल रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस एंड द सेकेंड कब होता है, अगर कोई बिल रिजेक्ट हुआ है तो हाउस डिसएग्री है या फिर कोई अमेंडमेंट पे 6 मंथ एप्स विदाउट पासिंग, ठीक है। नेक्स्ट
प्रेसिडेंट बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, मैंने अभी चीज़ें बता दी है। कैन नॉट बी हेल्ड फॉर द मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए आपको जॉइंट सिटिंग आप नहीं बुला सकते, आपको उसके लिए दोनों ही सदनों में, दोनों ही हाउसेज में अलग अलग लेवल पे पास होना पड़ेगा, ठीक है। डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग। जॉइंट सिटिंग हेयर सो फार डावरी प्रोहिबिशंस के लिए आया हुआ है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना है, मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रही, बस जो बोला है मैंने उसको ध्यान से सुनो, सिर्फ अभी के लिए इतना करना है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, क्या ऐसी पार्लियामेंट की प्रिविलेज है, क्या ऐसी महत्वपूर्ण उसके पास प्रिविलेज है, विशेष अधिकार। हाँ, विशेष अधिकार क्या है? सबसे पहला कि पार्लियामेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, जो कि नो कोर्ट जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी लागू है 105, ठीक है। मेंबर कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग सेशंस के अंदर अगर कोई चीज़ें कुछ भी चल रही है, आपस में लड़ रहे झगड़े, तो वो अरेस्ट नहीं किया जा सकते, ठीक है। सिविल केसेस चलते हैं, याद रखो इन चीज़ों को, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। नो कोर्ट कैन क्वेश्चन प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर में कोई भी कोर्ट का कोई प्रोसीजर नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कुछ नहीं कर सकता। राइट टू पब्लिश डिबेट एंड प्रोसीडिंग, पब्लिक डिबेट और प्रोसीडिंग, ये देखते हो ना यूट्यूब चैनल कितनी चीज़ों पे हम लाइव सदन देख रहे होते हैं, उनकी बहसों को ध्यान से सुन रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर ना एक 10th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, विच इज़ कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ इस बात करता है कि हाँ भाई, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मेंबर है तो उसके ऊपर कुछ बंदिशें होनी चाहिए ताकि वो सही रूप से सही काम करे। कुछ भी नहीं है कि आज बंदा वो इस पार्टी में है, कल वो किसी और पार्टी में चला गया, ऐसा वो नहीं कर सकता। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो ऐड हुआ है वो 52nd अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जो कि 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था, उसके थ्रू ये ऐड हुआ है। ये बात करता है कि मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन की, कौन पार्लियामेंट के अंदर एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। द सेकंड इज इट्स वॉलेंटरली गिविंग बाय द पार्टी मेंबरशिप। थर्ड, मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है इफ़ वोटेड अगेंस्ट पार्टी विप विदाउट परमिशन, ठीक है। अगर पार्टी का अगेंस्ट अगर क्या वोट हो रहा है तो वो विप हो सकता है। एक्सेप्शंस यहाँ पर सुन लो, मर्ज है 2/3 मेंबरशिप, 2/3 यानी कि 50% + 1, ये 50% + 1 मेंबर्स ऑफ द ओरिजिनल पार्टी अग्री टू दी मर्ज करने के लिए 2/3 मेंबरशिप की सेटिस्फेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। डिसीजन बाय द स्पीकर चेयरपर्सन सब्जेक्ट टू द जुडिकल रिव्यू सीन्स, डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर और चेयरपर्सन यहाँ पर लेता है, ये याद रखना बस अब, ठीक है। मेमोरी ट्रिप मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इन सभी चीज़ों को याद करने के लिए कि डिफेक्शन मीन्स डिफे इलेक्शन की लॉयलिटी होती है। रिमेंबर, ये याद रखना कि 2/3 जो है वहाँ पे मर्ज वैलिड है, अगर मर्ज करते 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए, 50 + 1 इतने लोग सेटिस्फाई होने चाहिए। यानी कि मान लो 100 मेंबर है, 100 का आधा 50 + 1 यानी कि 51 लोगों की वहाँ पे मेजोरिटी चाहिए। क्लियर, मैंने चीज़ें क्लियर तरीके से बता दी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने ऊपर वाले टॉपिक पे हमने कवर कर लिया है। हाँ, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 6 कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 6, 7, 8, 9 और फर्दर मोर पूरी पॉलिटिकल साइंस पार्ट सेकंड में कवर हो जाएगी। सो आई होप यू डू लाइक दिस वीडियो, आई होप डेफिनेटली यू विल बी शेयर विद योर एटलीस्ट 5 to 8 स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स जो भी है, या शेयर करो। इस वीडियो को बनाने में ऑनेस्टली मुझे बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। मैंने की पॉइंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सारी चीज़ों को बहुत मैसिव तरीके से लिख करके, मतलब इतनी मेहनत की है कि मैं बता नहीं सकती, है ना। मैंने बहुत मेहनत से और जितना हो सके उतना स्ट्रक्चरल वे में इस तरीक़ों को निकालने की और आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है कि एटलीस्ट कोई ऐसा हो, कोई भी ऐसा सीरियस एक्सपीरियंस, कोई किसी के लिए ये हेल्पफुल रहे। और डेफिनेटली ये 99% मैं बता रही पूरी हेल्पफुल है, जिसके अंदर मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली है फ्रॉम योर लक्ष्मीकांत प्लस NCERT। और क्या चाहिए, और प्रीवियस ईयर पेपर तो इसके अंदर ऐड ही है, और क्या चाहिए, यही कर लो, इसी को रिपीट करो, बार बार पढ़ो। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, इससे बाहर कोई कुछ नहीं आने वाला। यहीं से तुम्हारे अगर मान लो इस बार 15 या 16 क्वेश्चन भी आए तो भाई 12-13 क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे, ठीक है। बाकी तो यार गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, मिनिस्टर से आते हैं, वो भी हम कवर करेंगे पर हमारे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो जल्दी पार्ट 2 देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू डू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर लेना। लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, PDF चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगी, डू नॉट वरी। और क्या डाउट्स है और रिवीजन कैसे चल रही है आप लोगों की, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ डू फीडबैक प्लीज़। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू बीइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।